आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10B एनसीईआरटी गणित में हम अध्याय 5 पढ़ रहे हैं। प्रश्नावली 5.2 का आज हम 18वां सवाल हल करेंगे। प्रश्न है हमारा, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद याद कीजिए। ठीक है, कोई समांतर श्रेणी है जिसमें चौथे और 8वें पद का योग 24 है तथा छठवें और 10वें पद का योग 44 है। तो हमें इस श्रेणी का प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 2 स्थिति दी गई है। पहली स्थिति यहाँ से यहाँ तक की बनती है कि चौथे और 8वें पद का योग कितना है, 24 है, और छठवें और 10वें पद का योग 44 है। 2 स्थिति यहाँ पे बन रही है। दोनों स्थिति को हम अलग अलग करके हल करेंगे तो इससे एक समांतर श्रेणी हमको मिल जाएगी। किसी भी समांतर श्रेणी को हल करने के लिए हमें यहाँ पे प्रथम पद और सर्वांतर पता होना बहुत ज़रूरी है, जो कि इसमें दोनों ही हमको मालूम नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हल डाल के यहाँ पे लिखना है, माना कि प्रथम पद किसी भी श्रेणी का अगर हमें समांतर श्रेणी का पद प्रथम पद और सर्वांतर नहीं दिया होता है तो उसको हमको मान लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना कि एपी का प्रथम पद ए है तथा सार्वंतर डी है। ठीक है, तो इस श्रेणी का हमने प्रथम पद और सर्वांतर दोनों मान लिया है। अब यहाँ पे हम प्रथम स्थिति लेते हैं। ठीक है, प्रथम स्थिति में क्या कह रहा है कि एपी के चौथे व 8वें पदों का योग 24 है। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं हम। प्रथम स्थिति में चौथा पद क्या होता है, चौथे पद को हम A3 से दर्शाते हैं, A3 लिखते हैं। ठीक है, तो चौथे पद और 8वें पद का योग, 8वें पद मतलब, ठीक है, A8 हो जाएगा, A और 8 हो जाएगा। ठीक है, ये 8वां पद हो गया। तो इन दोनों का योग कितना बताया गया है, 24 बताया गया है। ये 24 हमने लिख लिया। लेकिन जैसा कि आप जानते हो कि हमने पहले भी बताया है कि जो चौथा पद है इसका फार्मूला क्या होता है, A+3D होता है। ठीक है, प्रथम पद के लिए, या इसको एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। अगर किसी भी श्रेणी का प्रथम पद है तो वो क्या होता है, ठीक है, A, प्रथम पद A। अगर यहाँ पे प्रथम पद A है तो यहाँ पे प्रथम पद A1 हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें अगला पद निकालना है तो इस A में हम D को जोड़ देते हैं तो हमें यहाँ पे द्वितीय पद मिल जाता है। उसी प्रकार हमें यहाँ पे अब क्या करना है, यहाँ पे हमने 1D जोड़ दिया, तृतीय पद के लिए यहाँ पे 2D जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तृतीय पद निकालना है तो यहाँ पे 2 बार D को जोड़ना पड़ेगा। तो क्या मिल गया, A3 मिल गया। उसी प्रकार अगर हमें चौथा पद निकालना है तो A में 3D जोड़ना पड़ेगा। तो A धन 3D इक्वल A4। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे जो A4 का फार्मूला क्या जाता है, यहाँ पे A+3D आ जाता है। तो A+3D हमने लिख लिया। उसी प्रकार 8वें पद के लिए क्या हो जाएगा, A+7D हो जाएगा। और बराबर हमको क्या दिया है, 24 दिया है, तो 24 को लिख लेना है। अब इसको हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि A यहाँ पे भी है, A यहाँ पे भी है, दोनों धनात्मक है तो आपस में जुड़ जाएंगे, तो हो जाएगा 2D। फिर यहाँ पे देखिए प्लस का 3D है और प्लस का 7D है, दोनों को आपस में जोड़ें हम अगर तो धन का 10D हो जाता है, और यहाँ पे 24। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 बना सकते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 24 है। तो इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन ले लिए तो अंदर कितना बचा, A धन 5D बचा। ठीक है, और ये 24 का 24। इस 2 का पक्षांतर हम इधर कर देंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, A धन 5D, इधर ये गुणा में इधर जाके ये भाग में चला जाएगा, तो ये भाग में चला गया, ये कट जाएगा। यहाँ पे 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, मतलब यहाँ पे 12 बचा। तो A धन 5D बराबर 12। अब इसे हम समीकरण 1 दे देते हैं। अब यहाँ पे दूसरी स्थिति क्या कहती है, तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो चलिए तो तीसरी स्थिति हल करते हैं। तो
दूसरी स्थिति में क्या कहता है कि छठवां पद कौन सा होता है, A6 प्लस 10वां पद मतलब A10, ठीक है, इन दोनों का योग 44 है। तो चलिए यहाँ पे A6 का फार्मूला हम लगा लेते हैं। तो छठे पद का फार्मूला क्या होता है, A प्लस 5D प्लस A10 का A प्लस 9D इक्वल 44, ठीक है। ये फार्मूला सारे हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। तो A और A मिलके यहाँ पे क्या हो जाएगा 2A धन, यहाँ पे 9 में 5 को हम जोड़ना है तो 9 5 14 हो जाएगा 14D और ये 44 का 44। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि 2 कॉमन यहाँ से निकल जाएगा, तो 2 कॉमन निकलने पर अंदर क्या बचेगा A धन 7D और ये 44 का 44। अब हमें इस 2 का पक्षांतर इधर कर लेना है, तो इसका हम पक्षांतर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे A प्लस 7D और इसका पक्षांतर करने पर ये इधर गुणा में इधर जाके ये भाग में चला जाएगा, तो कट जाएगा ये 2 1 कम 2 2 दूनी 4 और ये 2 दूनी 4, मतलब यहाँ पे क्या मिला 22 मिला हमें। तो इसको हमें समीकरण 2 बना लेना है, A धन 7D बराबर 22। तो हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गए हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में घटा लेंगे, तो इससे हमें D का मान मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि श्रेणी के किसी भी पद को बढ़ाने के लिए हमें प्रथम पद और D की आवश्यकता हो रही है, लेकिन इस श्रेणी में हमको प्रथम पद और D नहीं दिया है और 3 पद अगले श्रेणी के हमको निकालना है, तो हमें यहाँ पे A और D निकालना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। तो इन दोनों समीकरण से हम D का मान निकालेंगे, फिर A का मान निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को घटाने पर, तो दोनों को हम घटा लेते हैं यहाँ पे, तो घटाने पर देखते हैं क्या मिलता है। तो सबसे पहले समीकरण को लिख लेते हैं यहाँ पे हम। तो समीकरण 1 क्या था हमारे पास में, समीकरण 1 था A धन 5D बराबर 12 और दूसरा समीकरण है हमारे पास में A धन 7D बराबर 22। तो दोनों को घटा लेना है, घटाने पर चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे कि ये धन का है तो ये ऋण का हो जाएगा, ये धन का माना जाता है कि इसका कुछ नहीं है तो ये ऋण का हो जाएगा, उसी प्रकार ये भी ऋण का हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो A है वो असमान चिन्ह वाले हैं, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। ये भी असमान वाले चिन्ह लेकिन संख्या यहाँ पे अलग अलग है, तो दोनों आपस में घट जाएंगी। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 7 में से 5 गया तो 2D, लेकिन बड़ी संख्या तो ऋणात्मक है तो ऋण आ जाएगा यहाँ पे। उसी प्रकार यहाँ पे हम घटाएं तो क्या मिलेगा 10 ऋण का, बड़ी संख्या के सामने ऋण इसलिए आंसर में ऋण आएगा। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ऋण को ऋण से कैंसिल कर देना है, ठीक है। उसके बाद में क्या मिलता है हमको यहाँ पे 2D बराबर 10, तो यहाँ से हमको D का मान चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे इस 2 का पक्षांतर इधर कर देंगे, तो D बराबर 10 के बटे में यहाँ पे क्या जाएगा 2 जाएगा, क्योंकि इधर गुणा में इधर भाग में हो जाएगा। अब इसको हम काट सकते हैं, 2 1 कम 2 2 पंचे 10। D का मान कितना मिल गया हमें 5 मिल गया, ठीक है। अब इस D के मान को हम रख देते हैं समीकरण 1 में, जिससे हमें A का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या था हमारे पास में, समीकरण 1 था हमारे पास में A प्लस 5D इक्वल 12, तो A धन 5D बराबर 12, ठीक है। ये समीकरण हमने यहाँ पे लिख लिया है, समीकरण में मान रख देते हैं। तो यहाँ पे A का मान हमको नहीं मालूम है तो नहीं रखेंगे, 5 का 5 जाएगा। D का मान यहाँ पे कितना रखना है, अब 5 रखना है, क्योंकि D का मान हमें यहाँ पे 5 मिला हुआ है, ठीक है। उसके बाद में जाएगा ये 12, A धन 25 बराबर 12, हमें यहाँ पे A का मान चाहिए, तो A और इस 25 का पक्षांतर इस 12 की तरफ करेंगे हम, तो 12 तो पहले से था लेकिन 25 यहाँ पे धन का, इधर जाकर ऋण का हो जाएगा, और जब हम दोनों को घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे हमको माइनस का 13, तो A का मान कितना मिल गया -13, ठीक है। तो इससे हमें श्रेणी का प्रथम पद, द्वितीय पद, तीसरा पद मिल जाएगा, क्योंकि प्रश्न में हमसे पूछा ही गया था कि 3 पद याद कीजिए, प्रथम 3 पद याद कीजिए। तो प्रथम 3 पद कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम AP के
प्रथम 3 पद। तो प्रथम पद क्या होता है, ए होता है। दूसरा पद क्या होता है, ए धन डी होता है। तीसरा पद क्या होता है, ए धन 2d होता है। ठीक है, ये 3 पद होते हैं। अब इसमें मान रख लेते हैं हम। ए, ठीक है, ए बराबर कितना है, -13 है, तो ये प्रथम पद मिल गया। फिर A2 बराबर कितना है, यहाँ पे दूसरा पद कितना है, ए धन डी। तो ए का मान कितना है, -13 है, धन डी का मान कितना है, 5 है। तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे, 13 में से 5 गया तो -8 मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रथम पद मिल गया हमें कितना, प्रथम पद हमें यहाँ पे 13 मिल गया, द्वितीय मिल गया -8, और तृतीय पद यहाँ पे निकाल लेते हैं हम। तृतीय पद A3 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे ए की जगह पे -13 जाएगा, धन, और 2d, 2 की जगह में 2 हो जाएगा, और d का मान 5 है। तो -13 धन 5 के गुणा 2 में करेंगे तो 5 दूनी 10। इसको हम घटा लेते हैं तो कितना बचेगा, -13 बचेगा। तो 3 पद क्या मिले हमें, अतः AP के प्रथम 3 पद कितने हैं, -13, फिर -8 और -3। ठीक है, इस तरह से ये प्राप्त होते हैं, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह सवाल थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत ईजी है, ध्यान से इसको समझिएगा। धन्यवाद।